A very good morning to everyone. Today, we are going to start with our new chapter in history, chapter number 3, that is the growth of colonial army and civilian administration. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, दे केम इन इंडिया फॉर ट्रेड. वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में आए थे और उनका एक ही मोटिव था इंडिया में आने का, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में कंपटीशन फेस करना पड़ा था, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था. They have to face competition with Portuguese, they have to face competition with Dutch and they have to face competition with French. जहाँ पर हमने पढ़ा था कि इन यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में और आई कैन से इन यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में एक वॉर हो गया था और जिसमें एट द एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर. सो अब क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मोनोपली हो गई थी. मोनोपली मीन्स एकाधिकार, कि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी कैन डू द बिजनेस इन द इंडिया. सो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नेक्स्ट टारगेट जो था, सिर्फ दे वर ट्रेडर्स, वो तो व्यापार करने आए थे. और किसी भी व्यापारी का जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न करना है. तो दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, दे वॉन्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स इन इंडिया. बट उनको ये चीज़ पता थी, उनको ये बात पता थी कि हम अगर इंडिया में प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. बिकॉज हम जितना भी कर ले, हम एज ए कंपनी इंडिया में प्रॉफिट्स को अर्न नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को. इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी वो एक कमर्शियल कंपनी, कमर्शियल मतलब व्यापार करने की बजाय एक ऐसी कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी जो इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही थी. एंड लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि अगर हमें इंडिया में प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना है तो हमें इंडिया में अपनी टेरिटरीज़ को बनाना ही पड़ेगा, हमें इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करना पड़ेगा. नाउ व्हाट हैपेंड, we are going to study in section 1 of this chapter the administrative structure of the East India Company. What is this East India Company? So first of all we are going to study about its home government. Now East India Company, and we very well know कि it is a British company, it came from England. तो there in England it was managed by a committee of 24 members जिन्हें हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं. And these court of directors were appointed by the shareholders. shareholders कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी में अपनी मनी इन्वेस्ट की होती है, अपना पैसा लगाया होता है, उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं. तो ये जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, दे वर अपॉइंटेड बाय दीज शेयर होल्डर्स. नाउ व्हाट हैपेंड इन 1770, ईस्ट इंडिया कंपनी फेस द फाइनेंशियल बैंक्रप्सी. बैंक्रप्सी मीन्स उनके पास जो फाइनेंस है वो ख़त्म हो चुका था, पैसा ख़त्म हो चुका था. दैट इज़ वाई 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन अप्लाई किया. अब गवर्नमेंट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मैटर्स को लुक आफ्टर करेंगे. दैट इज़ वाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दे हैव मेड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. नाउ व्हाट इज़ दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? क्या है ये? दिस एक्ट लिमिटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स. कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स मैंने अभी आपको बताया, हु आर प्रोप्राइटर्स? द शेयर होल्डर्स. अब इस एक्ट में जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस मैंने प्रभाव मीन्स कंपनी के ऊपर अधिकार बहुत कम कर दिया गया था. क्योंकि इस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़ इंडिया में जाके करप्शन ना करें, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं वो तो रिच होते जा रहे हैं, बट जो कंपनी है, कंपनी के पास में क्राइसिस हो रहे हैं, फिनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं. दैट इज़ वाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दैट स्टेप इनटू, और उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया.
रेगुलेटिंग एक्ट में क्या, अब यहाँ पर जो वो आए थे आपके ट्रेडर्स आए थे, वो आए तो यहाँ पे ट्रेड करने की नीयत से थे। उनको इंडिया के लोगों से तो कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। वो ये नहीं देखते थे कि इंडिया की हम किस तरह से एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। नो, बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न द मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर्ड हेयर, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हायरार्की बनाई। हायरार्की में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिठाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए गवर्नर जनरल और उनको दिए 4 काउंसलर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको अभी हम चेन्नई कहते हैं, एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं। इन तीनों ही प्रेसिडेंसीज में से जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसको सबसे हाईएस्ट रैंक दिया गया था, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर गवर्न करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक हायरार्की बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देन गवर्नर जनरल, देन गवर्नर council. But what happened? There were some of the drawbacks of this regulating act. Now what were the drawbacks? Drawbacks means कमियाँ। इस regulating act में कुछ कमियाँ थी जो 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट बनाया था, इसमें स्पेसिफाई नहीं था कि किसको क्या पावर है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ हिज काउंसिल मेंबर्स। देयर पावर्स वर नॉट डिफाइंड, देयर जुरिस्डिक्शन वट नॉट डिफाइंड। उन्होंने कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी डिफाइंड नहीं था। तो अब क्या हुआ, इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम उस टाइम के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, किस लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए। अब उन्होंने इस हायरार्की में एक और लेवल को इंक्रीज कर दिया सबसे ऊपर, दैट इज़ बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, विच विल बी कंसिस्टिंग 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ कमिश्नर होगा। यहाँ पर क्या था, क्योंकि हमें पहले से ही पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी, वो यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए नहीं आई थी। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया, इंडिया के मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कमर्शियल मैटर्स एंड पॉलिटिकल मैटर्स। जितने भी कमर्शियल मैटर्स हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल देखेगी, और जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। बट यहाँ पर क्या था, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको अल्टीमेटली रिप्लाई करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अबाउट देयर वर्क, व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे आर गोइंग टू डू इन इंडिया, सो दैट देयर कैन नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन इन इंडिया। जो कंपनी के सर्वेंट थे वो किसी भी तरह की, कंपनी के सर्वेंट्स किसी भी तरह की करप्शन इंडिया में ना करें। नाउ अब इस एक्ट में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। व्हाट वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट, यहाँ पर भी जो पावर्स थी वो डिफाइंड नहीं थी। तो जो डायरेक्टर्स थे, बिकॉज दे डायरेक्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू द बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, तो डायरेक्टर्स यहाँ पर क्या हो गए, सबमिसिव हो गए। सबमिसिव मीन्स उन्होंने वर्क करना छोड़ दिया, बिकॉज अब आपके ऊपर अगर किसी पावर को बिठा दिया जाएंगे तो हम किसी पावर को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली डायरेक्टर्स ने भी पावर्स को ईजिली एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ देन in 1853, in 1813 and 1833, the British government passed various chartered acts. With the Act of the 1813, what happened? The British government deprived मैंने वापस ले लेना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी से इंडिया में उसकी मोनोपोली पावर को वापस ले लिया कि अब आप अकेले इंडिया में व्यापार नहीं करोगे।
लेकिन कंपनी के पास अभी भी चाइना में व्यापार करने के राइट्स थे कि वो चाइना में अकेले अकेले मतलब अकेले वही और कोई नहीं। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि सिर्फ वही लोग वहाँ पर व्यापार करेंगे, उनके अलावा कोई और वहाँ पर व्यापार ट्रेड नहीं करेगा। तो 1813 में इंडिया से तो ये मोनोपोली वापस ले ली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बट चाइना के पास ये मोनोपोली अभी भी थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाइना में अभी भी व्यापार कर सकती है। बट इन 1833 में कंपनी ने अपनी मोनोपोली चाइना में भी लूज़ कर दी, उनसे वहाँ पर भी उनकी मोनोपोली छीन ली गई थी और उनको बोला गया था कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया में अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को और चाइना में भी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दो। अब जो चार्टर आया था 1853 में, वहाँ पर सारी की सारी पावर्स वापस कंपनी के पास आ गई थी कि वो इंडियन टेरिटरीज़ में अपनी पोजेशन कर सकते हैं। दे हैव टू, लेकिन अब उनको क्या करना है, दे हैव टू गिव देयर रिपोर्ट्स to law commission in England. Like other acts, there were some drawbacks of the Charter Act also. चार्टर एक्ट आने से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्टार्ट हो गई थी। अभी जो हमारी कंट्री में चल रहा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, आपको पता ही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट बनाई जाती है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्टार्ट बेशक हो गई चार्टर बनाने से इंडिया में, बट देयर वर नो Indian element was associated with the legislative council. legislative council जो बनाई गई थी उसमें एक भी इंडियन नहीं था. That is why these were some of the drawbacks of this act. So we have completed the section 1, how the British East India Company came in India and how they developed their administration in India. The section 2 of this chapter we are going to do next time. Now see, there are some of the sample questions. First is, who managed the administration of East India Company in England before 1773? So the answer is Court of Directors, and these Court of Directors were chosen by Court of Proprietors. Who are Court of Proprietors? The shareholders of the company. When was Regulating Act passed? In 1773. Have a nice day.